गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेसिक था और ये भी बेसिक्स ही है, क्योंकि दो तीन लेक्चर तो इसके बहुत बेसिक होने वाले हैं। तीसरे लेक्चर के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उन सभी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो उसको समझ ही नहीं पाओगे। ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो सेकंड लेक्चर है हमारा, वो किसके बेस्ड पे है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अलावा ये देखा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड किस तरीके से किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है। हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जाना, हाइब्रिडेशन के बारे में जाना, शेप के बारे में जाना, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखा हमने। वहां पर मैं साइक्लिक एसाइक्लिक एलिफेटिक के बारे में बात कर रहा था। तो उसको हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्लासिफाइड करने वाले हैं, ठीक है। कि पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे कंपाउंड है, तो उन सबको हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह का होता है और कैसे कैसे क्लासिफाइड करने वाले हैं, वो देखो। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया, एक एसाइक्लिक ग्रुप और एक साइक्लिक ग्रुप। जो एसाइक्लिक ग्रुप होता है इसको ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। अगर हम बात करें एसाइक्लिक का, ठीक है, एसाइक्लिक को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। अब बेटा, ये ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है समझना ध्यान से। इस ओपन चेन कंपाउंड को भी दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना। एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अगर मैं बेसिकली बात करूं एक लाइन में कि सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, तो सैचुरेटेड वो कंपाउंड होगा जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा प्रेजेंट, ठीक है, जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जी हाँ, वही चीज है जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इस तरह के कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पूरी तरह से जो चेन है वो ओपन होता है, क्लोज पाथ नहीं होता है, साइक्लिक के फॉर्म में नहीं होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एक कार्बन अपने साथ चार हाइड्रोजन को जोड़ सकता है तो उसको हम बोल सकते हैं मीथेन। दो कार्बन अपने साथ छह हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CH3, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ब्रांच के फॉर्म, सॉरी चेन के फॉर्म में हो जाएगा। इसी को अगर आप लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिखते हो तो सिर्फ ऐसे कर दो, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दो ही कार्बन है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में ही इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि लाइन नोटेशन में हर एक बॉन्ड या हर एक डॉट, हर एक जॉइंट जो है कार्बन की तरह काम करता है। तो इस डॉट का मतलब एक कार्बन यहाँ पर है और इस डॉट का मतलब एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा, अगर तीन कार्बन हो तो एक, दो, तीन, और आसपास में इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। इसको कैसे लिख सकते हो आप? CH3, CH2 और CH, ठीक है। इसको लाइन नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? बस ऐसे कर दो, क्योंकि हर एक जॉइंट और हर एक लाइन जो है वो कार्बन की तरह रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप भी हम ले सकते हैं, लाइक एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो यहाँ पर C5 और H12 आ गया, C5 और H12। इस C5H12 को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और एक पाँच, एक, दो, तीन और चार और एक पाँच, हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर। और इस चैप्टर में आइसोमर का एक अलग टॉपिक का अलग लेक्चर बनेगा, जिसमें आप तरह तरह के आइसोमर के बारे में पढ़ोगे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि ओपन चेन के फॉर्म में कंपाउंड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम लाइन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पांच कार्बन का कंपाउंड हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच कार्बन। अब देख रहे हो तुम कि चार कार्बन का स्ट्रेट चेन के बजाय और एक कार्बन का हमने ब्रांच बना दिया, है ना। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 और एक का बना दिया ब्रांच। ऊपर लिखो नीचे लिखो बात बराबर है, ऐसे लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ऐसे ही एक, अभी एक पांच कार्बन यहाँ पर भी है, पांच कार्बन को लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2
3 हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है, और ये 5। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ओपन चेन क्यों बोला, क्योंकि साइकिल भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हमने साइकिल बना दिया। पर अभी साइक्लिक नहीं पढ़ रहे हम, ए साइक्लिक पढ़ रहे हैं, मतलब ओपन चेन के फॉर्म में होगा, क्लोज चेन के फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए हमने ए साइक्लिक बोला। तो ए साइक्लिक कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तभी आपने देखा ना कि ए साइक्लिक ग्रुप होते हैं जिसके हम ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। आप एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में देखो एक एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रखा होगा, उससे भी आप सीख सकते हो, उसको देख के यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। इवन उसको ट्राई भी कर सकते हो खुद से बनाने का। तो ये था ए साइक्लिक। अब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बता दूं मैं आपको कि जो सैचुरेटेड है, अभी बताया कि बेटा वो सारे कंपाउंड जो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्ड का मतलब जितने भी हैं एल्केन्स, ऑल एल्केन्स आर इंक्लूडेड इन सैचुरेटेड कंपाउंड। ऑल एल्केन्स आर इंक्लूडेड इन सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब कितने भी कंपाउंड बना लो, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद सिंगल बॉन्ड। जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो सैचुरेटेड है। क्लियर है ना। जब हम आईयूपीएसी बात करेंगे तो उसमें और भी बड़े बड़े ग्रुप्स को देखेंगे। इवन आईयूपीएसी का लेक्चर डला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप आईयूपीएसी लेक्चर भी देख सकते हो। और आईयूपीएसी में हर तरीके से वहाँ पे साइक्लिक बता रखा है, एसाइक्लिक बता रखा है, एलिफेटिक बता रखा है, ब्रांच के फॉर्म में बता रखा है, चेन के फॉर्म में बता रखा है, सारे ग्रुप को क्लासिफाइड कर रखा है और पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर ग्रुप पे आईयूपीएसी नेमिंग कर रखा है। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग बेटा अलग है, हेलोजन की नेमिंग अलग है, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अलग है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अलग है, साइनाइड ग्रुप की अलग है। हर तरह के नेमिंग को मैंने वहां पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो कंपाउंड्स या कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हो तो उसके लिए आईयूपीएसी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर का भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो बेहतर होगा पहले आप एक बार आईयूपीएसी भी देख लो। हालांकि ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है ना, लेकिन थर्ड लेक्चर जो तुम्हारा होने वाला है वहां से अगर करते हो कंटिन्यू तो समझ तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आईयूपीएसी कर लेते हो तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर सैचुरेटेड के बारे में पता लग गया आपको। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा एल्कीन, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड के पास प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइन। तो यहाँ पर एल्कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं और एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एल्कीन क्या होता है, वो सारे कंपाउंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो सी डबल बॉन्ड सी, जैसे ये लिखा हमने, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथ, और सिंग डबल बॉन्ड है तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इन बोलते हैं, तो इथीन हो जाएगा। अब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये एल्कीन हो गया, जो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक दो डबल बॉन्ड और ये दो, ठीक है। अब क्या बताया पिछले लेक्चर में कि हर एक कार्बन का बॉन्ड कितने सेटिस्फाई होने चाहिए, 4। तो 1 2 3 सेटिस्फाई, एक 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई। तो इसके बीच में भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह के कंपाउंड को आप अनसैचुरेटेड कैटेगरी में रखते हो, एल्कीन के कैटेगरी में रखते हो। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक कार्बन दो कार्बन, कभी भी देखना ध्यान से, एक कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड वैलिड नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है, क्योंकि दो बॉन्ड से जुड़ेगा, जाहिर सी बात है। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हो आप एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। जब मैं नेमिंग कराऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा कि एल्कीन्स एल्काइंस एल्केन्स क्या होता है। अभी आप इतना समझो कि ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है, और एल्काइन बोलते हैं इसको। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, बीच में अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो इसका वैलेंसी वैसे सेटिस्फाई होगा, 1 2 3 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 4। यहाँ पे और भी कोई स्ट्रक्चर कोई बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 और ये 3। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला बेटा होता है एल्काइन का CnH2n। अब काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा C4 है और H कितना है, 6 है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, ये फॉर्मूला बनेगा। एन की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू, कितने है कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, 4 रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 रखोगे तो 4 टू जाए 8, और 8 -2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो C4H6, ये यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ये जो है
जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, एल्काइन का। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप किसको, एल्काइन को। अब सर लाइन नोटेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइन नोटेशन के फॉर्म में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया बेटा, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया। क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई ग्रुप मेंशन नहीं है तो उसको आप मिथाइल मानोगे, ठीक है। अगर कुछ कहीं पर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन मानोगे। अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है लेकिन मेंशन नहीं कि क्या है तो उसको आप कार्बन ग्रुप का अटैचमेंट मानोगे। जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रुप अटैच है लेकिन मेंशन नहीं है क्या है, तो इसको आप CH3 मानोगे। अब CH3 क्यों मानोगे, हालांकि होता तो CH4 है। तो बेटा CH4 में एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो चुका है और यहाँ पर CH3 आ गया, तभी तो इस बॉन्ड के साथ ये जुड़ रहा है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना इसी के साथ तो जुड़ रहा है। तो ये अब तक एल्केन था लेकिन एक हाइड्रोजन लॉस होने की वजह से ये बन गया एल्काइल। यानी कि जब मेन चेन होगा, इसको आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे मेन चेन, मेन पेरेंट चेन, जो नेमिंग के वक्त काउंट होता है मेन पेरेंट चेन, तो उसको क्या बोलोगे, एल्केन बोलोगे। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि मेन कार्बन चेन के साथ अटैच होने वाले ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या बोलते हो, एल्काइल बोलते हो। तो कुछ मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन मानोगे, और अगर 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 कोई कंपाउंड अटैच्ड है और बताया नहीं कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है क्या ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको आप सिंपल कार्बन ग्रुप मानोगे, ठीक है। तो इन्हें इसको एल्काइल मान रखा है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये कार्बन यहाँ पर है, एक दो तीन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, चार, एक दो तीन चार, ये सेटिस्फाई है, ठीक है। एक दो तीन चार, ये भी सेटिस्फाई है। इसके साथ देखो एक बॉन्ड है, ठीक है, और इसके साथ भी एक बॉन्ड है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है, और एक कार्बन यहाँ पर है, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, कई बार ये भी करता है एग्जाम में कि भाई वो स्टार डैश या नंबर कर देंगे, ऐसे डैश बना देंगे और बोलेंगे ये बताओ कि जहां जहां पर डैश बना वहां पर कितना हाइब्रिडेशन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो इस डैश को देखो कितने आसपास है, कितने आसपास बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, दो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। और आपको बताया था कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो हाइब्रिडेशन होता है बेटा वो sp ही होता है, पिछले लेक्चर में बताया था आपको। यहाँ पर एक डैश है, इसमें पूछ रहा है कितना हाइब्रिडेशन होगा, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ठीक है, एक दो तीन और एक और ये यहाँ पे चार सिग्मा, तो चार सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड को दे करके इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ये था एसाइक्लिक ग्रुप ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो लाइन नोटेशन के फॉर्म में बता दिया, ब्रांच के फॉर्म में बता दिया और स्केलेटन के फॉर्म में बता दिया। अगर किसी मेन पेरेंट चेन के अलावा कोई ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ हो तो उस तरह के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, अल्काइल बोलते हो। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ आया। चलो, तो हमने किसके बारे में बात किया अभी, हमने बात किया एसाइक्लिक के बारे में बात किया, सैचुरेटेड के बारे में बात किया, अनसैचुरेटेड के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं बेटा साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड जो दो भागों में बटा हुआ है, एक ओनली कार्बन रिंग और एक वो ग्रुप जिसके साथ रिंग तो बना हुआ है लेकिन पूरी तरह से क्लोज नहीं है, कोई और ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने पायरिडीन, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो साइक्लिक कंपाउंड आर टू टाइप्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। देखो समझाते हैं आपको, समझाते हैं, एक मिनट। वेट बेटा, देखो तो जो साइक्लिक है, इस साइक्लिक को भी दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हेट्रोसाइक्लिक की बहुत ज्यादा बेसिक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से करना, और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे लेक्चर करने के बाद, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इंक्लूड कर रखा है बेटा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बेटा होमोसाइक्लिक क्या होता है, इसमें ओनली ओनली कार्बन कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड का एक पर्टिकुलर रिंग होता है, ठीक है, सिर्फ कार्बन कंपाउंड में। इसमें क्या होता है, अदर अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट विद कार्बन, कार्बन कंपाउंड के अलावा अदर एलिमेंट भी होता है, जिसमें एक का स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा पायरिडीन का, और एक का स्ट्रक्चर मैं आपको होमवर्क दूंगा दैट इज फुरान। तो ये पायरिडीन और फुरान दो स्ट्रक्चर है जो है तो
साइक्लिक बट पूरी तरह साइक्लिक नहीं है, कार्बन के साथ अदर एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसको हम इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं। और होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ग्रुप ही होगा और रिंग बना हुआ होगा। अब इस रिंग में भी क्या है ना, साइक्लिक भी दो तरह का होता है, एक एरोमेटिक होता है, एक नॉन एरोमेटिक होता है और एक एंटी एरोमेटिक होता है। तो कितनी सारी चीजें आ रही है ना सामने, ठीक है। ये भी दो तीन तरह का होता है, एक एरोमेटिक होता है, एक एंटी एरोमेटिक होता है ए, और एक नॉन एरोमेटिक होता है, जिसका सेपरेट लेक्चर बनने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले हम साइक्लिक के बारे में बात करते हैं। होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का स्ट्रक्चर क्या बताया आपको मैंने, सॉरी डेफिनेशन क्या बताया, कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ग्रुप ही इन्वॉल्व हो गए, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। चलो पहले तीन कार्बन का बनाते हैं, फिर चार का, फिर पांच का, फिर छह का बनाएंगे, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन का साइक्लिक ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। इसको आप चेन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? CH2 यहाँ आएगा, एक CH2 यहाँ आएगा, एक मिनट, एक CH2 यहाँ आएगा बेटा, इस तरह से इन्वॉल्व होगा। तो साइक्लिक में देखो तीन कार्बन अगर है, तीन कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने आ रहा है? 6 आ रहा है। और वहां पर तीन कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितना आता है? 8 आता है, दो हाइड्रोजन की कमी आ गई, ठीक है। चार कार्बन का कैसे बनेगा? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एवरी डॉट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। कैसे रिप्रेजेंट करो इसको? CH2, 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 CH2। देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक साइक्लिक में कार्बन एटम के अलावा कोई भी एटम नहीं है ना। तो इसको आप होमोसाइक्लिक बोलते हो। पांच कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। छह कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और करना कुछ नहीं है बेटा, हर एक कार्बन के हिसाब से, जैसे एक कार्बन है तो आप टर्म जो बोलते हो मिथ बोलते हो, दो कार्बन है तो इथ बोलते हो, तीन कार्बन है तो प्रोप वर्ड यूज करते हो, चार कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हो, पांच कार्बन के लिए आप पेंट वर्ड यूज करते हो, छह कार्बन के लिए आप हेक्स वर्ड यूज करते हो। और साथ में क्या लगा दोगे? सभी के पास अगर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगा दोगे, डबल बॉन्ड हो तो इन लगा दोगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन वर्ड यूज हो जाएगा एज अ सफिक्स। सफिक्स मतलब नेम के लास्ट में लगने के लिए लगेगा, ठीक है। और सारे अगर साइक्लिक हो तो साइक्लिक के लिए जो टर्म यूज होगा वो साइक्लो वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? साइक्लो। तो हम इसको जैसे साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं ना, ऐसे साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, और ये साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। तो अभी मैं नेमिंग नहीं करा रहा, जस्ट क्लासिफाइड कर रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना आपको। तो ये होमोसाइक्लिक था। अब होमोसाइक्लिक के बीच में हो सकता है डबल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है। होमोसाइक्लिक विद डबल बॉन्ड। तो चार कार्बन का है, दो डबल बॉन्ड है, हो सकता है चार कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। पांच कार्बन है, पांच कार्बन है, एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी पांच कार्बन है, दो डबल बॉन्ड बना दे। तो ऐसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अगर बात इनकी नेमिंग की करूं, तो नेमिंग तो बेटा अभी पढ़ा नहीं रहा, लेकिन अगर बताते हैं, चलो रूल तो नहीं बता रहा, उसके लिए नेमिंग का मैंने डाल रखा है, जो लेक्चर डाला हुआ है ऑलरेडी। तो आप नेमिंग का ग्रुप जो है यहाँ पे देख सकते हो, IUPAC के अलग अलग लेक्चर्स डले हुए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इनकी नेमिंग अगर पता करना हो, बाकी कंपाउंड की भी नेमिंग करनी हो, तो IUPAC का लेक्चर आप इजिली देख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इनकी नेमिंग करनी हो या IUPAC का स्ट्रक्चर नेमिंग करना हो, तो वहां पर नेमिंग आप देख सकते हो, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्लासिफिकेशन पढ़ने आए हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? देखिए, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और अदर एटम भी होंगे। कार्बन का जो चेन होगा, कार्बन एंड अदर एटम, अदर एटम भी इन्वॉल्व होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल बात करें पायरिडीन, पायरिडीन। अब पूरी तरह से क्लोज चेन नहीं बनेगा इसका, क्लोज चेन नहीं बनेगा, और उसके साथ साथ भी अदर एटम भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए बोला साइक्लिक तो है बट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक नहीं है। तो सपोज दैट इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पायरिडीन का है। अब यहाँ से टोटली जो है ना, ये साइकिल ग्रुप तो है, लेकिन ये टोटली क्लोज पाथ नहीं है, क्लोज नहीं है। और क्लोज के साथ साथ और क्या देख रहे हो तुम? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर अगर बनाओ, इस तरह से बीच में ऑक्सीजन ऐड कर दिया,
है ना। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हो। अब यहाँ बीच में जो रिंग बना रखा है ना, वो बेंजीन के फॉर्म में बनाया है। अगर बेंजीन को रिप्रेजेंट करूं तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बेंजीन एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है सर, बात करेंगे हम नेक्स्ट अलग लेक्चर में, जब एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, जिसमें अदर एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी जुड़ा हुआ होगा, और पूरी तरह से साइकिल नहीं बनेगा। देखो ये पूरी तरह से साइकिल क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में क्या है, और देखते हैं। तो एसाइक्लिक हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, और होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, एसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा बता दिया एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। इसके आगे देखते क्या है। चलिए पढ़िए, स्टेटमेंट देखिए। एसाइक्लिक और ओपन चेन बता दिया, दीज आर द कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसको सिंपल चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ब्रांच के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड बता दिया आपको, स्ट्रेट भी हो सकता है, ये रहा स्ट्रेट, ठीक है, और ब्रांच के फॉर्म में हो सकता है। बेटा ये देखो ब्रांच, एक कार, चार कार, पांच कार बनना है ना, एक कार्बन यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक ब्रांच यहाँ डाल दिया, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे दो ब्रांच ले लिए, ठीक है। तो ये सभी पांच कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दिए, फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर भी बोलते हैं, जो अपकमिंग लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, ये इथेन का एग्जाम्पल है, आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे आइसो वर्ड क्यों यूज किया गया सर, आइसोब्यूटेन देखो क्या होता है, CH3 है यहाँ पे, CH है और CH3। मैं फिर से बोल रहा हूँ IUPAC तो देखना पड़ेगा ही आपको, IUPAC का लेक्चर अटेंड कर लो तब जाके अच्छे से समझ में आएगा ये। लेकिन फिर भी जो भी कंटिन्यू चल रहा है उसमें भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो बेटा अगर दूसरे नंबर पे, जैसे अगर मैं IUPAC की करता हूँ तो काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3, तो तीन कार्बन का चेन मेरे पास है। जो मेरे पास स्ट्रेट चेन है वो कितने कार्बन का, तीन कार्बन का है। उसके अलावा एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेन चेन के अलावा कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और अगर सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे प्रेजेंट हो, अगर सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे हो, तो सेकंड पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, सेकंड पोजीशन ऑफ मिथाइल CH3, सेकंड पोजीशन ऑफ हेलोजन, सेकंड पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को, तो ऐसे ग्रुप के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्यूटेन वर्ड यूज किया गया है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक दो तीन और एक चार, चार कार्बन के लिए हम ब्यूटेन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला, आइसो ब्यूटेन बोला, ठीक है ना। तो आइसो का मतलब जनरली जो लिया जाता है वो मिथाइल के लिए लिया जाता है, लेकिन कई बार आइसो क्लोरो आइसो अल्कोहल भी बोला जाता है। तो इसको आप कंसीडर करके चल सकते हो, परमानेंटली नहीं ले सकते, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप को आइसो वर्ड टर्म दिया गया है। बट आइसो का मतलब होता है सेकंड पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो उसको हम बोलते हैं आइसो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। अब एसिटल डिहाइड क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे कहाँ रिप्रेजेंट करें इसको, एसिटल डिहाइड एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 C, ठीक है, H है और ये O है, तो CHO भी लिख सकते हो, CHO भी लिख सकते हो। और फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ हो बेटा तो डबल बॉन्ड के साथ होगा, कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, ये आपको बता रखा है ना। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आप 10th में पढ़ के आए हो। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो दो कार्बन के लिए एसिटल वर्ड यूज किया गया है, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एसिटिक एसिड। दो कार्बन के एसिड ग्रुप को एसिडिक एसिड कहा जाता है, लाइक CH3 COOH, ये हो गया चेन के फॉर्म में। अब इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम फिलहाल क्या बोल रहे हैं, एसिडिक एसिड बोल रहे हैं, है ना।
और क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन दो कार्बन है तो इसको बोल सकते हैं एथेनोइक। इतना तो 10th में पढ़ के आए हो, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। दो कार्बन के लिए इथ यूज किया है और COH के लिए ओइक वर्ड यूज किया है, दिस इज इथेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो ये भी हो गया है ना। ये कुछ कंपाउंड क्लासिफिक, ये सब एनसीईआरटी का ही है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी में दे रखा है। एसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग, बात एसाइक्लिक की करो, ठीक है, क्लोज चेन की बात करें या रिंग कंपाउंड्स की बात करें। एसाइक्लिक को आप एलिफेटिक साइक्लिक भी बोलते हो, जिसमें कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इसको क्या बोलते हो आप, होमोसाइक्लिक बोलते हो, बता दिया। कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। देखो सभी रिंग बन रहा है ना, रिंग मतलब क्लोज पाथ, रिंग मतलब क्लोज पाथ, तो सारे के सारे कार्बन एटम का क्या है, एक क्लोज पाथ का रिंग चेन बना हुआ है, रिंग बना हुआ है। क्लियर? अब रिंग में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वो आगे बात करेंगे, फिलहाल ये एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समटाइम्स other atom also involved in the carbon ring, this is known as heterocyclic, this is known as heterocyclic। तो heterocyclic और homocyclic का एग्जांपल आपको करा चुका हूँ। क्लियर? ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं जीओसी चैप्टर में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सभी के सभी एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो, स्किप कर देते हो, है ना, तो ये गलती करते हो आप। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ एग्जांपल और। ये रहा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए जो टर्म यूज हो रहा है हेक्सेन हो रहा है, और साइकिल के लिए टर्म यूज हुआ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन क्यों बोला, इन टर्म इज यूज फॉर डबल बॉन्ड, बताया था आपको। तो देखो एक कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए साइक्लोहेक्सीन यूज किया गया है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, किसी भी पर्टिकुलर कार्बन ग्रुप के साथ अगर बीच में ऑक्सीजन हो तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है बेटा फूरान, और उसके रिस्पेक्ट में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसकी नेमिंग की जाती है। तो 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज किया, टेट्रा। ऑक्सीजन के लिए टर्म यूज किया हाइड्रो, बीच में जो ऑक्सीजन है उसके लिए टर्म यूज किया फ्यूरान, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। अगर मैं यहाँ पे 5 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, 5 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंटा हाइड्रोफ्यूरान, पेंटा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म है, कुछ नेमिंग है, ये कॉमन नेम है, उसको ध्यान रखोगे। तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों के दोनों एज एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज पाथ नहीं बन रहा है और कार्बन के अलावा अदर एटम भी इन्वॉल्व है। आया समझ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, है ना। नेक्स्ट और क्या है, यस देखो, अब इस कंपाउंड के देखो, एक बेंजीन है, एनिलीन है, नेफ्थलीन है। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको होमवर्क दिया था कि नेफ्थलीन में आप मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बता दो, होपफुली आपने कमेंट किया होगा, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर किसी बेंजीन पे बेटा कुछ स्ट्रक्चर और देखो, अगर कोई बेंजीन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर NH2 प्रेजेंट हो, NH2 बोले तो अमाइन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। क्या बोलते हो, एनिलीन। अगर किसी बेंजीन के ऊपर, अगर किसी बेंजीन के ऊपर CH3 प्रेजेंट हो, CH3 बोले तो मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को आप टोल्यूइन बोलते हो। क्या बोलते हो, टोल्यूइन। अगर किसी बेंजीन पे OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये कंपाउंड जो बन जाएगा ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसको हम एक एक करके क्लासिफाइड करेंगे, लेकिन जो बेसिकली जिस जिस लेक्चर के हिसाब से आता जाएगा उसको ध्यान रखोगे आप। अब इसको देखो, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, मैं आपको बता नहीं सकता। आप एनसीईआरटी स्किप करके जाते हो ना, इसके इस स्ट्रक्चर से जेई वालों ने 2 क्वेश्चन बना रखा है, जेई 2021 में और जेई 2023 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो कंपाउंड, इस कंपाउंड का यूज करके क्वेश्चन बनाया है वो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे बनाया है, एरोमेटिक कंपाउंड के बेसिस पे बनाया है। यानी जो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में मैं इस कंपाउंड को डिस्कस करूंगा और इस कंपाउंड के बेसिस पे पीवाई की दिखाऊंगा आपको, जो 2021 और 2023 में पूछा गया है। डोंट स्किप एनसीईआरटी प्लीज। बड़े बड़े मॉड्यूल्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, पेपर एनसीईआरटी से बन के आता है, ठीक है।
कुछ भी नहीं फायदा होने वाला है। पीवाईक्यूज को 4 बार 5 बार करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। कई मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी के पैटर्न के बेसिस से बनाया हुआ है, वो बेनिफिट है। लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा कबाड़ा भरा हुआ है ना, एनसीईआरटी से परे है, जिसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, मतलब दुनिया भर की चीजें पढ़ लो। यार बीएससी थोड़ी करने आए हो आप यहाँ पे। 11th 12th पढ़ के 11th 12th की चीजों को ही रिवाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके नीट और जेई क्रैक करना है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इतना ज्यादा जो तुम बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, विद इन द सिलेबस रहना सीखो। ठीक है, विद इन द सिलेबस। अगर सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जाम में तो विद इन द सिलेबस रहना सीखो। आउट ऑफ सिलेबस जाओगे, पढ़ लोगे, ज्ञान का भंडार एंट्रेंस में नहीं चलता। पढ़ लोगे तो मैं समझ में भी आ जाएगा, चीजें याद भी रहेगी, लेकिन एग्जाम में नहीं आने वाला। और एग्जाम में कभी भी, नीट में, जेई में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ज्ञान का भंडार नहीं चलता है। स्पीड और एक्यूरेसी और प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है। तो ये चीजें पता होना चाहिए आपको। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को पहले स्किप मत करो, पढ़ो बाकी चीजें भी, लेकिन पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी पूरी तरह से 100% हो जाता है कवर, उसके बाद बाकी चीजों पे फोकस करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम जो एक लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें आपको दिखाएंगे कि इस स्ट्रक्चर से उठा करके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है। ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड पे क्वेश्चन बना था वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना आप। इसके बाद क्या है आगे? बस हो गया क्या? तो ठीक है, तो इसमें हमने इतना ही बात करना था। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? इस लेक्चर में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, साइक्लिक के फॉर्म में, हेट्रोसाइक्लिक के फॉर्म में कैसे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक अभी बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। फिलहाल बताया हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक के बारे में, है ना। और किसी भी कंपाउंड को ब्रांच के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें आपको सिखाया है इस लेक्चर में। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना। धन्यवाद। जिनको भी बेटा जरूरत है उन्हें शेयर करो। ठीक है, ताकि हम भी वहां तक पहुंच सके। और टॉपिक वाइज ही चलने वाले हैं अब। जितने भी जीओसी, एक बहुत ज्यादा देखा जाए तो बेसिक चैप्टर है और बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री का। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लेते हो तो आपको 12th 11th, इवन 12th के बाद के सारे जितने भी एग्जाम भी देने वाले हो, नीट और जेई, सब आसान हो जाता है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पढ़ाने पे कोई टीचर आए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा सकता है, क्योंकि सभी पूरी ऑर्गेनिक का एक एक जो पर्टिकुलर बेसिक होता है ना, एक एक पॉइंट जो होता है, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया गया है। चाहे एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, एरोमेटिक की बात करूं, एलिफेटिक की बात करूं, SN1 SN2 रिएक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो 12वीं में जितने भी चैप्टर है ना, अल्काइल हैलाइड हेलोरीन, ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे, एक एक फंक्शनल ग्रुप पे एक एक चैप्टर है 12th क्लास में। तो 11th क्लास में उन चैप्टर को करने के लिए ये जियो से चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट उठाया गया है, हर एक चैप्टर की एक एक छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना तो 12th क्लास के ऑर्गेनिक आपसे हिलेगी तक। ठीक है। तो जीओसी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो कोई बात नहीं, बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरे की पूरी जीओसी अच्छे तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। शायद ही कोई शिकायत का मौका दूंगा, है ना। तो जिसको भी नीड है उसको शेयर करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।